हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिलेक्शन दुनिया में। हम आज से हिस्ट्री की सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो हिस्ट्री की सीरीज जो शुरू की जा रही है वो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू की जा रही है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। हम ऐसे ही धीरे धीरे जो आपके लिए सारी मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री, साथ के साथ हम अदर सब्जेक्ट्स जो भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उन सब की सीरीज जल्द से जल्द आपके पास लाने वाले हैं। ये सीरीज जो छोटे एग्जाम्स हैं और बड़े एग्जाम्स सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक समरी टाइप सीरीज है जिसमें हम आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप इसको अच्छे से मगअप करते हैं तो ये एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है एग्जाम्स में। ये यूपीएससी लेवल से लेके डी ग्रुप लेवल तक सब में पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन का ओरिएंटेशन बदल जाता है, बट ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें काफ़ी डिटेल हमने दी है, बाकी मैं खुद बोलूँगा। आपको जो भी डिटेल इंपॉर्टेंट लगे आप प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। 1857 का रिवॉल्ट ये शुरू कैसे होता है? जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 1600 में ब्रिटिशर्स और अदर यूरोपियंस इंडिया में ट्रेड के लिए आए तो वो ट्रेड के लिए थे, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर इस्टेब्लिश कर लिया। तो जब वो एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया, उससे पहले उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, वॉर्स लड़ी। जो वॉर्स में वो जीते, नेटिव इंडियंस को हराया, और तब जाके वो एक सिंगल पावर, सुपर पावर की तरह इमर्ज हुए। जब वो पावर की तरह इमर्ज हुए, उससे पहले आपने पहले पढ़ा ही होगा कि जैसे जहांगीर ने फैक्ट्री लगाने का परमिशन दी, उसके फारूक सुजान ने उसे मैग्ना कार्टा दिया। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुआ, फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, फिर इलाहाबाद की ट्रीटी हुई। उसके बाद जब वो 1857 का रिवॉल्ट एक मेजर इवेंट था। हालांकि इलाहाबाद की ट्रीटी और 1857 के रिवॉल्ट के बीच 100 साल के एक दरमियान काफ़ी लंबा फासला था। इस बीच में ब्रिटिशर्स ने अपने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लगाई, जिस पॉलिसीज़ की वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। ऐसा नहीं था कि रिवॉल्ट एकदम से शुरू हो गया, इसके पीछे एक बहुत लंबा ड्यूरेशन था और काफ़ी सारे कारण थे जो इस रिवॉल्ट को शुरू करते हैं। इमीडिएट कॉज जो सबको पता है कि मंगल पांडे द्वारा जो ग्रीस कार्टेज थे उसका यूज़ करने से मना कर दिया गया और उन्होंने अपनी दो कमांडिंग ऑफिसर्स को मार दिया। हालांकि मंगल पांडे को इस इंसिडेंट्स की वजह से फांसी दे दी गई और उनके जो साथी थे उन्होंने रिवॉल्ट करके वो पूरा जो बैरक था वो लूट लिया और रिवॉल्ट शुरू कर दिया। बट ये तो इमीडिएट कारण था, बट जो बेसिक और जो मेजर रीजंस थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ वो अदर रीजंस थे, लाइक इकोनॉमिक रीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, सोशियो इकोनॉमिक रीजन। वो हम सब इस डिस्कशन में देखेंगे। हालांकि हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि रिवॉल्ट जब हुआ, कॉर्नियल हिस्ट्री का जो रिवॉल्ट था ये अब तक का जो उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट था। इतना बड़ा उससे पहले भी 1857 से पहले भी काफ़ी सारे रिवॉल्ट हुए कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में, बट वो बहुत छोटे और रीजनल रिवॉल्ट्स थे। उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा गवर्नमेंट को जितना इस रिवॉल्ट से पड़ा। इस रिवॉल्ट में सारे ही तत्व शामिल थे, जैसे लाइक अर्लियर रिवॉल्ट में सोल्जर्स का अलग रिवॉल्ट था, पीजेंट्स का रिवॉल्ट था, ट्राइबल्स का रिवॉल्ट था, बट इस रिवॉल्ट में सब लोग एक साथ मिलके आए। बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करने की कि रिवॉल्ट नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में ज़्यादा रिवॉल्ट है, साउथ इंडिया इससे अनअफेक्टेड रहा। बट जैसे जैसे आप पढ़ेंगे पता चलेगा बाद में पूरा इंडिया अगेंस्ट हो जाता है। बट इसके भी रीज़न थे कि साउथ इंडिया क्यों अगेंस्ट ज़्यादा ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं गया। नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी सारे सेक्शंस थे जो रिवॉल्ट में इन्वॉल्व नहीं थे। मेजर सेक्शंस वही थे जो ब्रिटिशर से ज़्यादा पीड़ित थे, जैसे सिपाही, ट्राइबल्स और पीजेंट्स। जो अपर क्लास थी उसने इस रिवॉल्ट में इनफैक्ट ब्रिटिशर्स की हेल्प की रिवॉल्ट को दबाने में। मेजर रीजंस क्या थे, कॉजेस क्या थे रिवॉल्ट के? लाइक जो हम देख सकते हैं, सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस मतलब उन्होंने बर्डन, हमारे इकोनॉमी पर बर्डन इतना डाल दिया कि सारे लोग गरीबी की तबके में जो पोर्शन है, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन गरीबी में तब गया। पॉलिटिकल रीजंस, पावर को कंसंट्रेट कर लिया ब्रिटिशर्स ने, सारी पावर उनके हाथ में थी। हमारे जो लोकल रूलर्स थे वो सिर्फ उनके लिए कठपुतली बन के रह गए। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इतना कंपल्सन था जो कि इंडियंस के लिए नहीं था। उस एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ
एक डिस्क्रिमिनेशन होता था जिसमें इंडियंस को दबाया जाता था। सोशल रिलीजियस मूवमेंट, हालांकि ये बोलना एक तरह से सही भी है कि जब उन्होंने जो रिवोल्ट के जब उन्होंने हमारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ जो छेड़छाड़ की वो एक सही भी थी, जैसे सती, विडो रीमैरिज, पर उस टाइम के लिए वो हमारे रिलीजन का पार्ट था, वो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस थी, इसलिए काफ़ी रिवोल्ट हुआ उसको लेके। सती उनके लिए कॉमन फैक्टर था, लोग वहाँ सती करना एक बहुत ही आम बात थी, जो आज सुनने में अजीब लगता है कि लोग कैसे किसी को जला देते हैं, बट उस समय जब आदमी मर जाता था, हस्बैंड मर जाता था, उसकी वाइफ को उसके साथ जला देते थे। ये कॉमन प्रैक्टिस थी जो वेस्ट बंगाल, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, मेजर पार्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस की जाती थी। ब्रिटिशर्स ने इसमें इंटरफेयर किया और सती प्रैक्टिस को बैन किया, जिससे हमारे रिलीजियस जो ऑर्थोडॉक्स थे, रिलीजियस गुरु थे और रिलीजियस पर्सन्स थे, उनको काफ़ी आहत हुई। साथ ही साथ फोर्सफुल कन्वर्जन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट, जब ब्रिटिशर्स एक ऐसी कॉलोनी थी उस टाइम पर जिसमें बोला जाता था कि द सन नेवर सेट्स, मतलब उसका एम्पायर इतना बड़ा था जिसमें सन कभी डूबता ही नहीं था। उसका एम्पायर नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ था। पर उस ब्रिटिशर्स एक बिग पावर, जब ब्रिटिशर्स यूके में, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका था, काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हुए कि उन्हें बैटल में मुँह की खानी पड़ी। ऐसे बैटल्स को देख के हमारे इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस हुआ कि जब ब्रिटिशर्स को और लोग हरा सकते हैं तो हम भी हरा सकते हैं। ब्रिटिशर्स अनविंसिबल नहीं है, उन्हें भी हराया जा सकता है। डिस्कंटेंट अमोंग सिपाही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कोई राजा राज्य करता है तो उसकी सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है आर्मी। आज भी जो कंट्रीज़ की जो सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी है वही सुपर पावर माना जाता है, जैसे अमेरिका, इंडिया, चाइना, ये एक बड़े कंट्रीज हैं, इनकी आर्मी सबसे ज़्यादा बड़ी है और स्ट्रॉन्ग है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मॉडर्नाइज आर्मी उतना ज़्यादा पावरफुल नेशन। सेम उस समय था, बट ब्रिटिशर्स की आर्मी में डिस्क्रिमिनेशन था। ब्रिटिशर्स अपने जो लोकल इंग्लिश मैन थे उनके साथ अच्छा बिहेव करते थे और इंडियंस के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। इंडियंस को पैसा ज़्यादा नहीं मिलता था, उनसे काम ज़्यादा कराया जाता था, और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो जब आर्मी के अंदर डिस्कंटेंट शुरू हुआ, आर्मी के अंदर नफरत शुरू हुई, तो उन्होंने रिवोल्ट शुरू करा, और यही एक मेजर फैक्टर के लिए भी माना जाता है कि आर्मी की वजह से ही ये रिवोल्ट शुरू हुआ। एग्रेरियन फैक्टर्स, देखो किसान देश की जान होता है, अगर किसान नहीं होगा तो खाना कहाँ से आएगा? किसान ही सब कुछ करके देता है, खेत होगा, किसान होंगे तभी तो फसल होगी और नेशन रन करेगा। पर किसान पहले जब मुगल टाइम था तो कुछ किसान को अपने प्रोडक्ट का 1/6 देना पड़ता था, जो कि किसान के लिए बड़ी बात नहीं थी, वो भी उसके अपने प्रोडक्ट का देना पड़ता था जो उसने फसल बिताई। पर जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने अपना रिवोल्ट, अपना सिकंजा कंट्री में ज़्यादा अंदर डाला, तब पता चला कि जो एग्रेरियन मतलब किसान थे उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा लेवल पर होने लगा। उनको उनकी जो जैसा आपने लगान मूवी देखी होगी, कर इतना ज़्यादा था कि वो अपना प्रोडक्ट पूरा ही देना पड़ जाता था और उनके पास कुछ नहीं बचता था। जो सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए कि ब्रिटिश काल में सबसे ज़्यादा जो आहत हुए हैं वो किसान लोग हैं, एग्रेरियन सोसाइटी हुई है, जिसका आज तक हम देख पा रहे हैं कि एक तरह से सबसे ज़्यादा फेमाइन भी ब्रिटिश काल में आए, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रखा था कि लोग मरना पसंद करते थे, लगान देने से ज़्यादा उनके लिए मरना ईजी हो जाता। हालांकि किसान की जो स्थिति है आज प्रेजेंट डे में भी कुछ खास ज़्यादा सुधरी नहीं है, किसान आज भी सुसाइड कर रहा है, वो एक अलग फैक्टर है, हम उस पर नहीं जाते हैं, बट सच्चाई यही है। इकोनॉमिक कॉजेज, हम इकोनॉमिक कॉजेज देखते हैं कि इकोनॉमिकली इंडिया पे क्या ऐसा किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा जिससे इंडिया एक्सप्लॉइट हुआ। सबसे पहले था हैवी टैक्सेशन, सबसे ज़्यादा हैवी टैक्सेशन। इंडिया जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स थे उन पर भी हैवी टैक्सेशन लगाया जाता था, ताकि इंडियन जो जहाँ से बाहर ट्रेड करते हैं या जो वहाँ से ट्रेड आ रहा है वो रिवर्स हो जाए। एक टाइम ऐसा था, इंडिया सोने की चिड़िया बोला जाता था, यहाँ से जो भी ट्रेड जाता था वो बहुत ही क्वालिटी में अच्छा होता था, जो बाहर की मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पे जाता था। पर जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने साइकिल को ही चेंज कर दिया, वो यहाँ से एक्सप्लॉइट करके रॉ मटेरियल लेके जाते थे और वहाँ एज यू नो ब्रिटिश वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया था, फैक्ट्री हो गई थी, कैपिटलाइजेशन हो गया था, फैक्ट्रीज बन चुकी थी। तो अब फैक्ट्रीज में ना जो रॉ मटेरियल था वो इजीली कन्वर्ट हो जाता था प्रोडक्ट में, चीप प्रोडक्ट में। अब वो चीप प्रोडक्ट वापस मार्केट में भेजा जाता था। मार्केट कौन थी? इंडिया और जो भी कॉलोनीज जो ब्रिटिशर्स द्वारा कैप्चर की गई थी, बनाई गई थी, वो कॉलोनीज। इंडिया उसमें से बहुत बड़ी कॉलोनी थी। अब इंडिया में वो रॉ प्रोडक्ट आता था, क्रॉप्स आती थी जो
प्रोडक्ट लाया जाता था, बट उसको क्या करते थे, उस पर बहुत हैवी टैक्सेशन लगाते थे ताकि वो यहाँ से रॉ प्रोडक्ट तो चीप भी ले जाए, वहाँ से जो प्रोडक्ट आते थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे और फोर्सफुल दिया जाता था कि आपको यही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। तो इंडियंस जो थे वो एक तरह से लाचार हो गए थे ब्रिटिश का प्रोडक्ट लेने के लिए, इसीलिए ताकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि यहाँ एक दूसरा ब्रिटेन खड़ा कर दिया जहाँ के लोग हालांकि इंडियन हो, स्किन की से इंडियन हो, बट बिहेवियर एजुकेशन से ब्रिटेन हो, जो कि ब्रिटेन के लिए सर्वेंट का काम करें। तो हैवी टैक्सेशन था सर, एक इकोनॉमिक साइकिल पूरी चरमरा गई थी ब्रिटिश के कारण। उन्होंने कॉमर्शलाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर का, लाइक पहले जो कमर्शियलाइजेशन होता है व्यापारीकरण एग्रीकल्चर का, वीट बार्ले ये तो एग्रीकल्चर फसलें से होती थी जो कि प्रोडक्शन जरूरी है खाने के लिए। इसके अलावा कमर्शियल क्रॉप्स भी उगाई गई, जैसे कॉफी, शुगर केन, रबर, ये ऐसी फसल थी जिसको उगाने के बाद इनको बेचा जाता था मार्केट में। ये कमर्शियलाइजेशन कर दिया और इसका बर्डन भी पीजेंट्री पे आ गया। एज सच के उनको बोला जाता था कि आप करो, वो करते थे और उस सब प्रोडक्ट को बेच दिया जाता था और उनको कुछ नहीं मिलता था इसके बदले में। और जैसे टी प्लांटेशन इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, जब हालांकि फर्निश्ड भी ब्रिटेन के द्वारा किया गया, बट उसमें एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होता था। बड़े बड़े बागानों को ब्रिटिशर्स ले लेते थे और वहां पर फोर्सफुल लेबर कराई जाती थी, पूरे बच्चों से, पूरे दिन 24 घंटे वहां फोर्सफुल लेबर होती थी वुमेन से, बच्चों से, और वो बागों पर काम करते थे। सेम रबर कल्टीवेशन में भी था, कोकोनट कल्टीवेशन में भी था, शुगर केन कल्टीवेशन में था, मतलब फोर्सफुल कल्टीवेशन लेबर करना तो एक कॉमन फैक्टर हो गया था ब्रिटिश काल में। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे जहाँ जो इंडस्ट्रीज थी उनको हटाकर ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को सेटअप कराया गया और फोर्स किया गया कि आप हमसे ही प्रोडक्ट लिया जाए। ये एक होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के, इंडस्ट्रीज को खत्म करके अपनी इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट थे उन्हें देना जाए। ड्रेन ऑफ वेल्थ, यहाँ जो ये एक ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी गई थी, इसको दादा भाई नौरोजी ने बाकायदा बहुत अपनी बुक में एक्सप्लेन किया गया है। ये दादा भाई नौरोजी द्वारा एक अच्छी अपनी बुक दी गई थी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ड्रेन ऑफ वेल्थ को। एक्चुअली हुआ क्या, ब्रिटेन ने जो भी यहाँ से सामान लेके गए वो बहुत सस्ते में ले गए, वहां से जो भी सामान लाए बहुत हैवी टैक्सेशन में लगा के लाए और उनको फोर्स किया गया कि इसे खरीदो। यहाँ जो भी ब्रिटेन के लोग यूरोपियंस काम करते थे उन सब का खर्चा भी इंडिया की तरफ से ही दिया जाता था। ब्रिटेन के वहां उसको सैलरी नहीं देते, यहाँ इंडिया के जो पैसा था उसी से सैलरी दी जाती थी और यहाँ बहुत ज्यादा ही बर्डन सैलरी दी जाती थी ताकि लोग खुश रहें। तो सारा पैसा, सारा मनी एक तरह से ड्रेन हो रहा था। इसको बोला गया कि सारा गोल्ड को जो इंडिया गंगेंगी से लेके थेम्स में छोड़ दिया जाए, मतलब यहाँ से सारा पैसा ले जाते थे और ब्रिटेन वाले थेम्स में छोड़ देते थे। एक ऐसे कोट बोला था। इकोनॉमिक रिकॉर्ड्स में जो एक्सप्लॉयटेशन करने आते हैं उसमें 3 सिस्टम लाए गए थे, इसमें एक कम है। एक और सिस्टम आया था, उसको बोलते हैं जमीन परमानेंट सेटलमेंट बोल दो या जमींदारी सेटलमेंट बोल दो, जमींदारी सेटलमेंट या परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। अब इस सिस्टम में होता क्या था, सबसे पहले जमींदारी सेटलमेंट जिसका दूसरा नाम परमानेंट सेटलमेंट था, ये नॉर्थ इंडिया में लगाया गया था। इस में लगाया था कॉर्नवालिस में 1784 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। इसमें क्या था कि आप एक बड़े जमींदार को एक बहुत बड़ा पोर्शन दे दिया जाता था जमीन का और उससे बोला जाता था कि इससे इतना % रेवेन्यू हमें चाहिए ही चाहिए। अब वो जमींदार की हेडेक थी कि वो कैसे उस जमीन से इतना प्रोडक्शन लाके दे। अगर जमींदार टाइम पर वो उतना जो लगान बोला जाता था वो नहीं देता था तो वो उसको बेच देते थे। इसको एक सनसेट लॉ भी बोला जाता था, जिसको बेच देते थे किसी दूसरे जमींदार को। इस सिस्टम ने किसानों को इतना एक्सप्लॉइट किया कि जमींदार किसानों पर इतना अत्याचार करते थे कि उन्हें रेवेन्यू देना पड़ता था। और इस सिस्टम में एक और चीज निकाल के लाई, एब्सेंटीज लैंडलॉर्ड, मतलब एक जमींदार पे बहुत बड़ा जमीन दे दी, उसने किसी दूसरे को दे दी कि तुम इससे इतना लेके देना, तीसरे को दे दी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक जमींदार को बोला कि तुम 10 रुपए लाके दो हमें, तो दूसरे जमींदार उसने किसी दूसरे जमींदार को वो जमीन दे दी कि बोल दी कि तुम इससे 15 लाके दो ताकि 5 वो रख ले और 10 वो ब्रिटेन को दे दे, ब्रिटिशर्स को दे दे। उस जमींदार ने किसी तीसरे जमींदार को बोल दिया कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें ये जमीन दे रहा हूं, तुम इसमें से 20 रुपए लाके दो मुझे, और बाकी ये आपस में बांटे थे। ऐसे करते करते ये एक चेन बन जाती थी और अल्टीमेटली इससे सफर कौन करता था, फार्मर्स। अल्टीमेटली इससे सफर कौन करता था, फार्मर्स। और इसमें एक एब्सेंटीज लैंडलॉर्ड भी आ जाते, मतलब एक लैंडलॉर्ड के नीचे दूसरे लैंडलॉर्ड, और इस सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट हुए फार्मर्स और फायदा सबसे ज्यादा हुआ ब्रिटिशर्स को, क्योंकि ये जमींदार तो जब इतना
लगान लेते थे वो नहीं दे पाते थे टाइम पे, तो इनसे बेच के दूसरे को दे देते, दूसरे से बेच के तीसरे को दे देते, तीसरे से चौथे को, ये चलता था। दूसरा सिस्टम आया रैयतवाड़ी। रैयत मतलब होता है किसान, परमानेंट किसान। ये सिस्टम बेसिकली था साउथ इंडिया में, मद्रास और बॉम्बे में। इसको लाए थे चार्ल्स रीड, इसको लेके आए थे चार्ल्स रीड, ठीक है। और इसमें क्या होता था कि हर किसान को, पर्टिकुलरली किसान को जाना था और अपना किसान को लगान देनी पड़ती थी। थर्ड सिस्टम आया महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम आया 1833 में। इसको लेके आए लॉर्ड मुनरो, इसको लेके आए लॉर्ड मुनरो। इसमें ये होता, महल का मतलब होता पूरा गांव। जैसे आपने लगान मूवी देखी है, लगान मूवी में पूरे गांव को बोला जाता था कि इतना लगान देना पड़ेगा, दुगना लगान देना पड़ेगा। तो सेम एक गांव को बोल दिया जाता था कि तुमको इतना % लगान हमें देना है इस सीजन में, तो वो पूरे गांव की जिम्मेदारी होती थी कि वो उतना लगान दें। तो ये तीनों ही सिस्टम, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ एक सिस्टम ये भी था कि ब्रिटिशर्स ने जो हमारे इंडिया के जो काफ़ी हैंडीक्राफ्ट थे उसको तोड़ दिया, खराब कर दिया, वो इंडस्ट्री को वैनिश कर दिया और अपनी मॉडर्नाइज्ड फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्ट को लाया। वो चीप था और फोर्सफुल था कि आपको खरीदना भी पड़ेगा। इससे जो इंडिया की कॉमर्शियल एक्टिविटीज थी, जो हैंडलूम्स थे और ट्रेड क्राफ्ट जो था, वो बर्बाद हो गया। इस तरह से काफी कुछ हुआ जिससे इकोनॉमिक कॉजेस बने, और ये धीरे धीरे करके किसके लिए हार्मफुल हुए? फार्मर्स के लिए, पीजेंट्री के लिए, और बाकी अदर्स जो क्राफ्टमैन थे, हैंडीक्राफ्टमैन थे, जो वर्कर लोग थे, उन लोगों के लिए काफी हेडेक हो गया। वो एक टाइम आ गया जैसा लगता था कि मरना इजी है इस सोसाइटी में जीने से। तो ये एक फैक्टर रहा। दूसरा फैक्टर था पॉलिटिकल फैक्टर। एज वी ऑल नो, ब्रिटिशर्स जब आए थे वो ट्रेडर आए, पर उन्हें यहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्यूज कर लिया यहाँ को। बैटल्स लड़ी और बैटल जीते, बट बैटल का एक्सपेंसेस कहाँ से आया? इंडियन से ही लिया उन्होंने। एक प्राइवेट कंपनी थी, तो हालांकि वहां से इन्हें पैसा नहीं मिलता था, तो ये यहाँ से एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को। जो भी जैसे इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर जीता, प्लासी जीता, तो बंगाल इनके कब्जे में आ गया। बंगाल एक अच्छा जगह था, रिसोर्सफुल था, द्वाब था, वहां पर एग्रीकल्चर था, फर्टिलिटी, और वहाँ सी था, तो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड इजी होता था। तो उन्होंने जितना ज्यादा हो सकता था वहां से एक्सप्लॉइट किया। फिर उसके बाद दूसरी स्टेट्स को जीता, मद्रास को जीता, हैदराबाद को जीता, ऐसे कर करके जीता। पर जीतने का जो एरिया था उसकी सबकी अलग अलग पॉलिसी थी। एक तो इफेक्टिव कंट्रोल था, मतलब आप उसको कंट्रोल ले लेते थे कि आप पपेट किंग कोई और होता था, पर इनका कंट्रोल इनके हाथ में होता था। जैसे झांसी हो गया, मद्रास हो गया, और सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें अवध होता। अवध को जिन्होंने कब्जा किया मेल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे, और उसको फिर बोल दिया कि आप लोग इसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम करेंगे। जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ और बंगाल के कब्जे में आ गया, तो बंगाल के गवर्नर को इन्होंने पपेट किंग की तरह यूज किया, स्टैम्प पेपर की तरह यूज किया, और इन्होंने सारा रेवेन्यू अपने हाथ में ले लिया और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी उनको दे दिया, जो कि काम के नहीं था, इसलिए इनको काफी प्रॉब्लम होने लगी। दूसरा था सब्सिडी अलायंस में क्या सीन था? सब्सिडी अलायंस में सीन ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने कहा कि अपनी आर्मी, राजा को बोलते थे कि आप ना अपनी आर्मी मेंटेन मत करो, क्योंकि आपकी आर्मी है वो काफी अच्छी आर्मी है नहीं, मॉडर्नाइज नहीं है, बट हमारी आर्मी मॉडर्नाइज है, तो हम अपनी आर्मी का कुछ पार्ट आपके राज्य में रखेंगे। उस आर्मी को आप देखोगे, उस आर्मी को आप मेंटेन करोगे, उसका पैसा आप दोगे, हम उसको मॉडर्नाइज करेंगे, उसको संभालेंगे, और आप जब किसी दूसरे राज्य पे हमला करोगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आर्मी वैनिश कर देते थे, अपनी आर्मी रखते थे, और उसका सारा पैसा एक्सपेंसिव लेते थे ब्रिटिशर्स उस राजा से, जिसके यहाँ ये सबसे पहले इलाहाबाद ने साइन की थी, हैदराबाद ने साइन की थी, फिर इलाहाबाद ने साइन की थी। फिर तीसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है जो आया वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी। ये डलहौजी लेके आए डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी 1848 में। बोला जाता है कि डलहौजी के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने ज्यादा से ज्यादा इंडिया पर कवर कर लिया था। डलहौजी को भेजा ही इसलिए था कि जितना ज्यादा हो सके इंडियन लैंड को अपने ब्रिटिश के अंडर लाना है। डलहौजी ने काफी सारी पॉलिसीज आई, जिसमें सबसे है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। इसमें यह था कि अगर कोई भी राजा जिसका बायोलॉजिकल सन नहीं है, बायोलॉजिकल हायर नहीं है, मतलब उसका जो
उत्तराधिकारी बायोलॉजिकल नहीं है तो वो किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता। उस समय काफ़ी सारे ऐसे राजा थे जो जल्दी मर जाते थे, जंग में लड़ जाते थे, तो वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाते थे। तो क्या करती थी रानियाँ, किसी बायोलॉजिकल मतलब रिलेटिव के बच्चे को गोद ले लेती थी और वो बनता था राजा। बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आने से ये चीज़ खत्म कर दी। इससे सबसे ज़्यादा एफर्ट देखने को पड़ता है झांसी की रानी, जो जिनको हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, जिनका असली नाम मनु था, जो जिनके हस्बैंड का नाम गंगाधर राव था, वो झांसी के राजा थे। वो भी मर गए थे, बट उनकी जो बायोलॉजिकली जो उन्होंने जो सन अडॉप्ट करा था वो बायोलॉजिकली उनका सन नहीं था, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनको झांसी को कब्जा लिया था। सबसे पहले जो राज्य कब्जाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत वो तो सतारा था। सबसे पहले कौन कब्जाया था? सतारा। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखिए क्योंकि यही एग्जाम में आते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में यही जो ब्रिटिशर्स ने अवध को मेल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे ले लिया था कि आप, बट ये मेल एडमिनिस्ट्रेशन था नहीं, बस एक ग्रीड थी ब्रिटिशर्स की जिसने अवध को ले लिया, तो जिसकी वजह से अवध रिवोल्ट में आया। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म कॉजेस, एबॉलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज, वुमेन्स एजुकेशन, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। हालांकि दीज एक्ट आज जो सोसाइटी है उसके लिए काफ़ी सही हैं। ये एक मॉडर्न सोसाइटी के लिए, एक फेयरफुल सोसाइटी, एक इक्वल सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। अगर ये एक्ट उस समय नहीं आते तो आज से सोसाइटी में कुछ अलग सीन होता देखने के लिए। बट डेट टाइम जब वहाँ आज से 200 साल पहले ये सोसाइटी में एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट माने गए थे, क्योंकि तब सस्ती किसी को जिंदा जला देना या किसी की शादी कराना एक बड़ी हीन भावना वाली बात थी। जब एक बार किसी औरत का पति मर जाता था तो वो एक सिर्फ दरिद्र औरत बन के रह जाती थी। वो एक कलंक था सोसाइटी के लिए, जो पूरी जिंदगी एक नॉमिनल सफ़ेद साड़ी और खाने में नॉमिनल खा सकती थी, वो किसी भी ऑस्पिशियस ओकेजन में अलाउ नहीं थी। और वुमेन्स को एजुकेशन तो देना ही बहुत बड़े पाप था। वुमेन्स को तो मतलब घर गृहस्थी के कामों में ही रखा जाता था। बस एक हायर सोसाइटी कुछ वुमेन्स को ही एजुकेशन थी। रिलीजियस डिसेबिलिटी मतलब कन्वर्जन और ये सब बहुत गलत माना जाता था। सीज को क्रॉस करना बहुत गलत माना जाता था, तो ब्रिटिशर्स ये क्रॉस करवाते थे पर उसका भत्ता नहीं मिलता था, ये बहुत गलत था। पर जैसे अब सती लॉ लाने में राजा राम मोहन राय का, जो हमारे मॉडर्न फिलोसोफर हैं, फादर ऑफ रिवोल्यूशन भी बोले जाते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ था। और साथ में था विलियम बेंटिक का। विलियम बेंटिक ने बहुत बड़ा योगदान दिया इसको लाने में। बट उस समय के जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स थे उनके लिए ये बहुत ही गलत था, और उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजियस पॉलिसीज में इंटरफेयर कर रहे हैं और हमें फोर्सफुल कन्वर्जन कर रहे हैं ताकि यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएं और एक अलग कम्युनिटी सर्वाइव करे, जैसे क्रिश्चियन थे और सारे लोग क्रिश्चियन हो जाएंगे तो ब्रिटिशर्स इजीली यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, एक उनकी धारणा थी। ये सब मिल के फैक्टर्स मिक्स होकर एक बड़ा बूम लाते हैं जो 1857 के रिवॉल्ट में हमें साफ देखने को मिलता है। आउटसाइड इवेंट जैसे अफगान वॉर हुई जिसमें ब्रिटिशर्स हार गए, पंजाब वॉर हुई जिसमें ब्रिटिशर्स हार गए, क्रीमिया वॉर हुई जिसमें ब्रिटिशर्स हार गए। जब एक बहुत बड़ा सुपर पावर किसी से हार जाए, फॉर एग्जांपल अभी यूएसए है, अभी यूएसए हार जाए किसी कंट्री से, लाइक कोई सी छोटी कंट्री से हार जाए, मतलब यूक्रेन से मान लो हार जाए फॉर एग्जांपल, तो ये हम लोग यूके के लिए एक बड़ी, मतलब यूएसए के लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात होगी कि एक छोटी सी कंट्री से वो हार गए। बट ऐसा हुआ, ब्रिटिशर्स ये काफ़ी सारी वॉर्स हारे, चाहे मैन पावर की वजह से, चाहे रिसोर्सेज की वजह से, चाहे नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, बट वो हारे। जब वो हारे तो एक वर्ल्ड के सामने एक एग्जांपल सेट हुआ कि एक ऐसी कंट्री जिसने पूरी दुनिया पर राज करा, जिस कंट्री का सूरज कभी नहीं डूबता, राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता, वो कंट्री हार गई। तो इससे जो इन्फ्लुएंसेस पीपल थे उन्हें लगा कि जब वो लोग हरा सकते हैं, अदर पीपल जब ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं, तो हम लोग एकजुट होकर क्यों नहीं हरा सकते। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर था, मोटिवेशनल फैक्टर बना, जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ। जो मेजर इवेंट है, जो इमीडिएट इवेंट है, जिसको मिलिट्री कॉजेस भी कह सकते हैं, वो है जो कि हम देखते हैं, वो है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1857, जिसमें ये था कि जो पहले जब ब्रिटिशर्स जो सोल्जर्स को लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तब पोस्टल स्टैम्प देते थे ताकि अपने घर वालों से बात करने के लिए पोस्ट दे सके। वो फ्री होता था, बट उसके भी बाद में हटा लिया और उसके पैसे देने लगे। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में ये था कि अगर ब्रिटिशर्स किसी को ले जाते हैं ब्रिटिश आर्मी के तहत, तो उसको सैलरी दी जाती थी, बट
उस सैलरी का जो काफी पोर्शन था वो डिडक्ट कर लेते थे सर्विसेज के नाम पे, तो जिसके बाद सैलरी काफी कम मिलती थी। भत्ता, ये एक काफी इशू रहा ब्रिटिशर्स के टाइम पे। जब ब्रिटिशर्स और जंग पे जाते थे तो ज्यादातर सोल्जर्स इंडियंस होते थे, वो बाहर लेके जाते थे, उन्हें अदर कंट्रीज में लेके जाते थे। इंडियन सोल्जर्स के लिए सी क्रॉस करना एक बहुत बड़ा बोन था, उनके लिए एक अभिशाप था, एक रिलीजियस डिसेबिलिटी थी कि उनके रिलीजियस के हिसाब से अगर आप सी क्रॉस करोगे तो आप अपवित्र हो जाओगे, धर्म से निकाल दिए जाओगे। पर ब्रिटिशर्स उन्हें बाहर ले जाते थे। पुअर सोल्जर्स पैसे के लालच में खुद के धर्म को खतरे में रख के चले जाते थे। पर एज कंपेयर टू यूरोपियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स को पैसा कम दिया जाता था, उन्हें भत्ता नहीं दिया जाता था, और ब्रिटिश यूरोपियन सोल्जर्स को भत्ता दिया जाता था, जिसकी वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को सूबेदार की रैंक से ऊपर नहीं भेजा जाता था। किस रैंक से ऊपर? सूबेदार की रैंक से ऊपर कभी प्रमोट नहीं किया गया। हालांकि जो कि यूरोपियन सोल्जर्स हैं उन्हें किसी भी पोस्ट तक प्रमोट किया जा सकता था। इस वजह से भी इंडियन सोल्जर्स और यूरोपियन सोल्जर्स में एक हीन भावना आ गई, आपस में बैर आ गया, और इंडियन सोल्जर्स अपने आप में गुस्से में थे। पर वो गुस्सा एक टाइम बाद जब ग्रीड कार्टेज आए, मंगल पांडे द्वारा बाहर निकला गया। समरी सेटलमेंट, एग्रेरियन सोसाइटी, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब 3 लॉ बताए थे, ये वही है। समरी सेटलमेंट 1857, इसमें यही था, जमींदारी एक्ट था। परमानेंट सेटलमेंट जिसे बोला जाता है कि अगर आप टाइम पे लगान नहीं दोगे तो आपका जो लैंड आपको अलोकेट किया गया है वो हटा दिया जाएगा और किसी दूसरे जमींदार को दे दिया जाएगा। अब ये रिवोल्ट जब शुरू कैसे हुआ, मतलब इमीडिएट कॉज क्या था उसका? इमीडिएट कॉज शुरू हुआ 29 मार्च 1847 से। 19 इन्फेंट्री बहरामपुर बैरकपुर, एक ही बात है, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिशर्स ने डाला तो इसलिए कुछ गलत है। बहरामपुर या बैरकपुर जो कि बंगाल में है, वहां पे एक नई एनफील्ड राइफल लाई गई। इस राइफल में जो कार्टेज थे, उस कार्टेज को कवर करने के, उसके अंदर बारूद होता था। हालांकि जो पानी से भीग न जाए, बारूद और खराब ना हो जाए, तो उसको कवर करने के लिए ऊपर एक कवरिंग दी जाती थी। वो ऐसा बोला गया कि उस कवरिंग को सुगर और गाय की चर्बी से बनाया गया है। तो एज वी नो, सुगर मुस्लिम के लिए अनबिरेबल है और गाय हमारे हिंदूज के लिए एक पवित्र माना गया जानवर। तो वो रिलीजियस प्रैक्टिस के खिलाफ था कि मांस को मुंह से निकाल के फेंकना पड़ता था, कवर को तोड़ना पड़ता था, उसमें से बारूद को कार्टेज में डालना पड़ता था। तो वो उनके कवरेज के लिए बेकार था, रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए बेकार था। तो मंगल पांडे ने, जो कि सिपाही था, मंगल पांडे जो एक सिपाही थे, उन्होंने हमारे जो रिवोल्ट शुरू किया था, जो 34th नेटिव इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे, उन्होंने इस कार्टेज को यूज करने से मना कर दिया। उनके 2 जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनको मार दिया। कमांडिंग ऑफिसर थे होंगसुन और बोंग, उन दोनों को मार के उन्होंने इस रिवोल्ट का शुरुआत की। हालांकि मंगल पांडे को पकड़ा गया, ट्रायल हुआ और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, बट वो मरे नहीं, वो अमर हो गए। उनके मरने के बाद उनके साथियों ने बैरकपुर को कब्जा कर लिया, उसके बाद मेरठ पे कब्जा किया और ये रिवोल्ट धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैला। ये कुछ सिपाही मिलके मेरठ पे कब्जा करने के बाद दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के सुल्तान को दोबारा शहंशाह हिंद बनने का ऑफर दिया कि आप दोबारा शहंशाह हिंद बने। मतलब थे तो तब भी, बट वो नाम के पपेट किंग थे, कि आप दोबारा रिवोल्ट करें और मुगल की जो पहली शांति उसे वापस लाया, उसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। और रिवोल्ट शुरू हुआ। रिवोल्ट में काफी अलग अलग तबके के लोग आए, हिंदू, मुस्लिम, पीजेंट्री, वुमेन, सब ने सपोर्ट किया अपने अपने लेवल तक। एक जो मेन रीजन है कि ये सब लोग साथ तो आए थे, सबका रीजन एक था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाना है, पर सबके साथ होने का जो बेसिक रीजन था वो था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। बट सबके रीजन अलग अलग थे कि किसी को राज्य नहीं मिल रहा था, कोई अपने लगान से दुखी था, किसी को अपने राज्य वापस चाहिए था, ये सब उनके रीजंस थे। अप्रैल से मई 1847 जो 90 लोग जो 3rd नेटिव में कारवरी थे, मेरठ गए, उन्होंने मेरठ पर कब्जा कर लिया। फिर 80 ऑफ देम डिसमिस हो गए और 10 जो मेरठ वाले लोग थे, जिन्होंने 90 लोग जिन्होंने मेरठ पर कब्जा किया था, उनमें से जो बाद में पकड़े गए तो उनमें से 85 को डिसमिस कर दिया गया और 10 लोगों को सजा दी गई, 10 साल की इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई।
10 मई को जो इंडियन जो थे वो गए, रिवोल्ट हुआ और 11 मई को उन्होंने अपने रिवोल्ट शुरू कर दिया। उसमें से यूरोपियन ऑफिसर्स को मार दिया और फिर ये मार्च लेके गए दिल्ली तक। बहादुर शाह जफर को, जो कि शहंशाह हिंद थे, हिंदुस्तान थे, उनको दोबारा बोला गया कि आप कैप्चर करें और सेटअप करें इंपीरियल सिटी ऑफ दिल्ली को, और हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आप दोबारा रिवोल्ट करें और अपनी शान को वापस लेके आए। सेंटर क्या थे और लीडर्स कौन थे, कौन से सेंटर पे कौन कौन से लीडरों ने अपना योगदान दिया, वो तुम देख लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एग्जाम्स में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैच करने को आ जाते हैं, इससे पहले ध्यान से देख लीजिएगा। दिल्ली में जो कमांडिंग ऑफिसर दिए गए, हालांकि लीडर तो बहादुर शाह जफर थे, बट उनके बिहाफ, वो काफी बूढ़े थे, तो उनके बिहाफ पे जो युद्ध कर रहे थे, जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे, वो थे जनरल बख्त खान। कानपुर में थे नाना साहिब, लखनऊ में थे बेगम हजरत महल, बरेली में थे खान बहादुर, बिहार में थे कुंवर सिंह, फैजाबाद में थे मौलवी अब्दुल्ला अहमदुल्ला, झांसी में थे रानी लक्ष्मीबाई और बागपत में थे शाहमल। हालांकि ये रिवोल्ट चला, काफी अफेक्ट हुआ ब्रिटिशर्स को, बट ब्रिटिशर्स के पास काफी अच्छी आर्मी थी, मैन पावर थी, अच्छी लीडरशिप थी, मॉडर्न इक्विपमेंट थे, और उन्होंने ज्यादा ही टाइम नहीं लगाया और रिवोल्ट को दबा दिया गया। रिवोल्ट को बहुत ब्रूटली दबाया गया, लोगों को मार दिया गया, फांसी दी गई। पर ये रिवोल्ट ब्रिटिशर्स के लिए काफी दर्दनाक था, क्योंकि हम इंडियंस ने काफी अच्छी टक्कर दी ब्रिटिशर्स को। दिल्ली को वापस कैप्चर कर लिया गया था सितंबर 20, 1857 में। बहादुर शाह को प्रिजनर बना दिया गया। सर कॉर्नी कैम्पबेल, उन्होंने कानपुर को कैप्चर करा 8 दिसंबर 1857 को। रानी झांसीबाई की डेथ हो गई बैटलफील्ड में जून 1859 में। बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिशर्स ने अथॉरिटी दोबारा वापस स्टैब्लिश कर ली। मतलब आप देख सकते हो 2 साल के अंदर ही सारा जो भी रिवोल्ट था खत्म कर दिया गया। इसके बाद भी काफी सारे राइटर्स ने अपने अपने पॉइंट रखे हैं, जो हमें फैक्चुअल डाटा के तौर पर देख लेनी चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये तो प्लेसेस हैं, ऑफिशियल्स ने कौन कौन सी प्लेसेस को कैप्चर किया, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप देख सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं। जैसे जनरल जॉन निकोलसन ने दिल्ली को कैप्चर करा, मेजर हेंडसन ने बहादुर शाह के सन्स और ग्रैंडसन को मार दिया और बहादुर शाह को प्रिजनर बना लिया और पेंशनर बनाया। सर ह्यूग व्हीलर ने डिफेंस करा नाना साहिब से लड़ाई की 26 अगस्त जून 1857 में। जनरल नील, इन्होंने बनारस और इलाहाबाद को रिकैप्चर करा। मेजर जनरल हेवलॉक, उन्होंने नाना साहिब को वापस डिफीट करा और उनकी डेथ हो गई लखनऊ में 1857 में। जेम्स टेलर एंड आई, इन्होंने अरे को कैप्चर करा, अरे को रिवोल्ट को रोका। ह्यूज रोक, जिसने झांसी को रिकैप्चर किया ग्वालियर में, इन्होंने ही बोला था, जनरल ह्यूज ने बोला कि झांसी जो रिवोल्ट है 1857 में, जिसमें सबसे बेस्ट और ब्रेवेस्ट जो रिवोल्यूशनरी थे रिवोल्ट जिसने किया, वो झांसी की रानी थे। इन्हें सच में लगा कि भाई किसी ने लड़ाई की तो वो झांसी की रानी की तरह लड़ाई की। इन्हें मतलब काफी अच्छी टक्कर दी झांसी की रानी ने इन्हें लड़ते टाइम। जनरल ओन्सवेल ने कैप्चर करा बनारस को। अब हम देखते हैं कि रीजन क्या थे फेलियर होने के। मतलब रिवोल्ट तो हुआ, रिवोल्ट के कारण भी पता चलेगा कि साइकोलॉजिकल कारण ये था, इकोनॉमिक कारण ये था, बट जब रिवोल्ट हो गया और ब्रिटिशर्स जीत भी गए, उन्होंने रिवोल्ट को दबा दिया, तो फिर ऐसे क्या रीजंस निकले जिसकी वजह से रिवोल्ट हार गई, मतलब इंडियंस हार गए, ब्रिटिशर्स जीत गए, ऐसा क्या रीजन निकला? सबसे पहला जो देखने को मिलता है वो है पुअर ऑर्गेनाइजेशन और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले सबके रीजंस अलग अलग थे, तो कोऑर्डिनेशन बनना मुश्किल हो रहा था। सब अलग अलग दूरी पे थे, अलग अलग जगह। ये एक साथ रिवोल्ट शुरू नहीं हुआ, ये रिवोल्ट धीरे धीरे अपने अपने एरिया में रीजनल लेवल पे चलता रहा। झांसी की रानी अलग लड़ रही है, जिसको ग्वालियर के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। सबसे बड़ा रीजन ये भी बोल सकते हैं कि लोगों ने यूनिटी नहीं थी। जो दूसरा पॉइंट है, जो यूनिटी नहीं थी, जो बड़े जमींदार थे, चीफ लोग थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करा। उन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स जीत गए तो हमें इनाम मिलेगा, और अपने ही लोकल राजा और रजवाड़ों के साथ उन्होंने धोखा किया। जो जमींदार थे उन्होंने ब्रेक वाटर टू स्टॉर्म की तरह काम किया। जैसे जब स्टॉर्म आता है तो क्या हम ना गांव में या ऐसे लगते हैं छोटे छोटे वो बना देते हैं, पहाड़ से बना देते हैं। उससे क्या होता है, जब बाढ़ ज्यादा तेज आती है तो वो पहाड़ मतलब एक ऊंचाई सी बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर वहीं रुक जाता है, अंदर तक नहीं आता गाँव के। तो जो जमींदार थे उन्होंने वैसा ही एक्ट किया, ब्रिटिशर्स को बचाया, और जो बाढ़ थी वो रिवोल्ट के लोग थे, रिवोल्यूशनरी थे 1857 के। पर इसके वाटर ब्रेक का जो काम किया वो बिग जमींदार्स ने किया, लैंडलॉर्ड्स ने किया। दूसरा जो मेन कारण है वो ये रिसोर्सेज का,
कि भाई ब्रिटिशर्स के पास अच्छे रिसोर्सेज थे और जो इंडियंस थे उनके पास लेकर वो अपने तलवार से लड़ रहे थे, उनके पास गोली बंदूक थी, बेटर रिसोर्सेज थे ब्रिटिशर्स के पास, वेपन्स अच्छे थे, मॉडर्न वेपन्स थे, टेलीग्राफ सर्विसेज थी ब्रिटिशर्स के पास जिससे वो अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को अप टू डेट दे सकते थे, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती थी। और इंडियंस के पास कुछ नहीं था, इंडियंस अपने बलबूते पे अपने डिसीजन के बेसिस पर लड़ रहे थे वहां। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, एक कोई भी उनकी जो आइडियोलॉजी थी ना वो नहीं थी, सब अपने अपने रीजंस के लिए लड़ रहे थे, उनको देश की आज़ादी के लिए नहीं लड़ना था, उन्हें कोई पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं, अपने देश के लिए नहीं, सबके अपने रीजन थे ना। जैसे नाना साहेब को पेशवाई चाहिए थी, झांसी की रानी को अपना जो बायोलॉजिकल हायर था वो चाहिए था, सबके अलग अलग थे। हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी देखने को मिला, पैट्रियटिज्म तो बिल्कुल ही नहीं थी, अपने अपने लड़ रहे थे सब, और नेशनलिज्म की कोई भावना तब तक नहीं आ पाई थी। लोग एक्चुअली तब तक इंडिया एज अ होल नहीं देखते थे, वो अपने रीजन को, जैसे ग्वालियर है वो अपने को सोचता था कि मेरा राज्य यही है, इलाहाबाद वाले सोचते थे कि मेरा राज्य ये है, मुझे सब अपने राज्य तक जीतना है। झांसी की रानी को अपना लगता था कि ये झांसी है, झांसी मेरी रानी है, ये मेरी कर्म भूमि है, मुझे यहीं रहना है और यही मेरा, मुझे इसे जीतना है, इसे ही पाना है, इसे ही फर्निश करना है। ऐसे तात्या तोपे, ऐसे सब जितने भी थे सब अपने रीजनल लोगों के लिए ही सोचते थे, इंडिया एज अ होल किसी को नहीं दिखता था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफ़ी देखने को मिली। इसी में जो पहली बुक जो लिखी गई थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे उन्होंने पहली बार 1857 रिवॉल्ट में लिखा, जिसमें वो मुस्लिम थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था। लिमिटेड टेरिटोरियल एंड सोशल बेस, मतलब वही एरिया कम था, लोग अपने आप में ही थे ज़्यादा, मतलब सोसाइटी के लोगों ने इंटरफेयर नहीं किया। जो अपर कास्ट थी, जो एजुकेटेड क्लास थी, उसने इस रिवॉल्ट में अंदर आने से ही मना कर दिया। वुमेन भी इस रिवॉल्ट में ज़्यादा थे नहीं, बस जो ज़्यादा टपका था वो एक पीजेंट्री थी, जो राजे रजवाड़े जिनके राज्य खतरे में थे, और जो थे जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वही इस रिवॉल्ट में थे। बाकी पूरे इंडिया एज अ होल ने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले? रिवॉल्ट हो गया, ब्रिटिशर्स जीत गए, इंडियंस हार गए, उसके बाद का सीन क्या हुआ, उसके बाद क्या रिवॉल्ट सीन बनता है? उसके बाद ये था कि देखो क्राउन ने, ब्रिटिश जब उससे पहले जो राज्य चल रहा था, ब्रिटिशर्स जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कर रहे थे, मतलब एक प्राइवेट फर्म थी जो हमारे ऊपर रूल कर रही थी। अब हमें प्राइवेट फर्म की जगह क्राउन ने इसको ले लिया था, मतलब ब्रिटिश की जो राज्य जो पर्टिकुलर किंगडम था उसने इसको ओवरटेक कर लिया, मतलब हम एक कंपनी के गुलाम से छोड़ के एक राज्य के गुलाम हो गए थे। कंपनी रूल अबॉलिश, जो कंपनी का रूल था वो रिवॉलिश हो गया, क्राउन का रूल आ गया। क्यों ने एक डिक्लेरेशन दिया कि अब हम आगे किसी भी, जितना राज्य हमने जीत लिया, अब इसके आगे हम नहीं जीतेंगे, तो अब बाकी के राज्य जो हैं वो बेफिक्र रहें, बस हमें अपना कर देते रहें। आर्मी को रिऑर्गेनाइज करा, ऐसा किया कि पहले जो इंडियंस थे ज्यादा थे और ब्रिटिशर्स कम थे, अब क्या किया कि रेशियो में बना दिया कि एक ब्रिटिशर्स के अंडर 5 वो होंगे, इंडियंस होंगे, और वो इंडियंस को ज़्यादा ऊपर सर्विस नहीं देने देंगे, बस वो एक सिपाही तक रहेंगे ज़्यादा उन्हें। और जैसे पहले था कि उन्हें तोप खाने का भी देखने को मिल जाता था, वेपनरीज भी देखने को देती थी, अब ये सब जो मेजर चीज़ें थी वो ब्रिटिशर्स के जो इंग्लिशमैन थे उनके हाथ में थी। इंडियंस को सिर्फ बाकी के काम दिए जाते थे जो कि नॉन इम्पोर्टेंट थे, गश्त लगाओ, अब सुबह शाम देखो, ये सब करते थे। उनको आर्म्स वार्म, डंडे दे दिए, आर्म्स वार्म्स नहीं देते थे ज़्यादा। रेशियल हेट्रेड डीपनिंग, मतलब ये तो जाहिर सी बात है, जब हम किसी से पहले आप लड़ रहे हो फिर वो आपको मारता है और फिर तुम दोबारा उसके नीचे काम करते हो तो रेशियल हेट्रेड तो बढ़ता ही है। हिंदू मुस्लिम्स में भी था, ब्रिटिशर्स इंडियंस में भी था, और ये तो ज़्यादा ओपन हो गए थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड कॉमन था वो। वाइट म्यूटिनी भी हुई, ये कॉमन थी। हालांकि इस सेशन में हमने ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं किया, हमने एज अ स्टोरी होल समझा है, बट जैसे डीप डिस्कशन देखेंगे अगर हम देखना चाहें कि कौन किस समय था, क्या जीता, कौन हारा, किस डेट को था, उस समय ब्रिटिशर्स ऑफिसर कौन थे, ये सब हम एक डिटेल डिस्कशन दोबारा करेंगे। ये है कि हम जल्दी सेशन शुरू बना रहे हैं इसलिए ताकि जो एग्ज़ाम अभी जल्दी में है तो जो स्टूडेंट्स रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, हम आगे पूरा मॉडर्न इंडिया ख़त्म करेंगे, फिर मिडिवल और फिर एंशिएंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बाकी सब भी हम इसमें कवर करेंगे। आपको एज अ होलिस्टिक तैयारी करने के लिए मौका मिलेगा इस चैनल पर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस सीरीज़ को देखिए और आपने कमेंट ज़रूर बताइए कि इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या ज़रूरी है, कितना कम कर सकते हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, टिल नाउ,
बाय, गुड नाइट।